हेलो, गुड मॉर्निंग। अपने सिलेबस की श्रृंखला में क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है। इसमें राज्यसभा के बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा और आज राज्यसभा को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, राज्यसभा, तो हमने राज्यसभा के जो कार्य थे सभापति वगैरह के या उसके कार्यों के बारे में चर्चा की थी। उसके कार्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे वो राज्यसभा के विशेषाधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा के विशेषाधिकार, कि राज्यसभा को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं जिनका वो प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है। वो देखिए कौन कौन से। तो इसके अंदर हम राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, विशेषाधिकार, किसके विशेषाधिकार पढ़ रहे हैं? राज्यसभा के विशेषाधिकार। तो राज्यसभा को कौन कौन से विशेषाधिकार मिले हुए हैं जिनका प्रयोग केवल राज्यसभा ही कर सकते हैं, ये उसके शक्तियां हैं। तो अनुच्छेद देखिए 67 के तहत, अनुच्छेद 67 है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 67। और इस अनुच्छेद 67 में क्या है? इसके तहत है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित जो प्रस्ताव है, हटाने संबंधित जो प्रस्ताव है, संबंधित जो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव किसमें लेकर आया जाएगा? केवल और केवल राज्यसभा के अंदर लेकर आया जाएगा। समझ गए नहीं इतनी बात को, कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित जो प्रस्ताव लेकर के आया जाता है, वो प्रस्ताव है वो किसमें लेकर के आया जाएगा? केवल और केवल राज्यसभा के अंदर लेकर के आ सकते हैं। अब अनुच्छेद 249 है। अगला देखिए, अनुच्छेद 249, ये राज्यसभा के विशेषाधिकार पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 के तहत। तो 249 में क्या है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। क्या? कि राज्य मतलब मान लीजिए कोई भी विषय है, तो राज्य सूची के किसी भी विषय को, राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। और इस पर कानून बनाने की सबसे पहले पहल है। कानून बनाने की पहल कौन करेगा? राज्यसभा ही करेगा। समझ में आई इतनी बात? और ये जो कानून होगा ये 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए मान्य। समझ में आई इतनी बात? देखिए, राज्य सूची आपको पता है कि 3 सूचियां हैं। कितनी? 3 सूचियां हैं। एक तो है संघ सूची। कौन कौन सी? संघ सूची। संघ सूची पे कानून सिर्फ किसके द्वारा बनाया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। एक है राज्य सूची। कौन सी सूची?
राज्य सूची के ऊपर कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकती है। और एक है समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। किस प्रकार से? अवशिष्ट विषय हो गए, उन अवशिष्ट विषयों पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा, केंद्र सरकार को होगा। किस पे? समवर्ती सूची पे। वैसे तो कानून दोनों बना सकते हैं, लेकिन भ्रम की स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा? मान्य होगा। समझ में आई इतनी बात? तो समवर्ती सूची के कानून अनुच्छेद 249 के तहत कौन बनाएगा? राज्य सरकार के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा बनाया जाएगा। समझ गए ना? और इसमें जो राष्ट्रीय महत्व है, यानी कोई भी विषय है उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकता। कानून की पहल भी किसके द्वारा की जाएगी? राज्यसभा के द्वारा की जाएगी। और यह कानून कितने वर्ष के लिए लागू होगा? 1 वर्ष के लिए लागू होगा। अब अनुच्छेद 312, अगला जो इनके पास शक्ति है वो कौन सी शक्ति है? कौन सा विशेषाधिकार है? किसके पास है? राज्यसभा के पास। देखिए अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 312 के अंदर क्या है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या करना? सृजन करना, यानी नई अखिल भारतीय सेवाएं। 312 के तहत अगर भारत में नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना हो तो पहल राज्यसभा ही करेगी। कि अनुच्छेद 312 के तहत अगर भारत में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है, सेवाओं का गठन करना है, तो इसकी पहल पहले कौन करेगा? राज्यसभा ही करेगा। समझ में आ गई इतनी बात? कि अनुच्छेद 312 के तहत, किसके तहत है? अनुच्छेद 312 के तहत अगर भारत में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो उसकी पहल किसके द्वारा की जाएगी? किसके द्वारा की जाएगी? राज्यसभा के द्वारा की जाएगी। अब देखिए मूल संविधान में 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं थी। मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं थी? 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं थी। कितनी? 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी। वो 2 अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी थी? एक तो है IAS, दूसरी है IPS। समझ गए ना? अखिल भारतीय सेवाएं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, और इंडियन जो पुलिस सर्विस है, वो भारतीय जो पुलिस सेवा है वो ये प्रशासनिक पद होते हैं। अब वर्तमान में 3 है, आपको पता है। तीसरी जो अखिल भारतीय सेवा है वो है IFAS, भारतीय वन सेवा। इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस है 1966 के अंदर इसका गठन किया गया था। पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है, तो कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। कौन कौन सी हैं? IAS, IPS ये पहले थी, बाद में 1966 के अंदर IFS नामक एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया गया, गठन किया गया था। अब देखो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार पटेल को कहा जाता है। कुछ फैक्ट कहते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, अखिल भारतीय सेवाओं
का जनक किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। समझ गए ना कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। अब भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवाओं का जनक, सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? और कॉर्नवालिस को। ठीक है ना? यानी सिविल सेवाओं का जनक तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है और अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ध्यान में रखना इतनी बात। अब देखिए 1969 में एक आयोग का गठन किया गया था, राजमन्नार आयोग। 1969 में एक आयोग का गठन किया गया। कौन से आयोग का? राजमन्नार आयोग। और इस राजमन्नार आयोग ने क्या सुझाव दिया था? इसने कहा था कि अखिल भारतीय सेवाओं की को समाप्त, अर्थात अखिल भारतीय सेवाओं को क्या कर दिया जाना चाहिए? समाप्त। ठीक है ना? तो 1969 में बने राजमन्नार आयोग ने ये सिफारिश की थी, ये सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था? कि अखिल भारतीय सेवाओं को क्या कर दिया जाना चाहिए? समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सुझाव नहीं माना गया था। इस सुझाव को नहीं माना गया था, जिसके कारण अखिल भारतीय सेवाएं यथावत चलती हैं। अब देखिए आगे जो हम चर्चा करते हैं वो राज्यसभा की गणपूर्ति। तो राज्यसभा की जो गणपूर्ति होती है वो कितनी? 1/10। यानी कुल सदस्य हैं, मान लीजिए 245 हैं, अधिकतम 250 हैं। तो गणपूर्ति के लिए 1/10 बहुमत की आवश्यकता होती है। समझ गए ना इतनी बात को? तो राज्यसभा संसद का जो एक सदन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसको पढ़ना। अब संसद का जो अगला सदन है लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि लोकसभा के बारे में पहले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। तो देखिए लोकसभा, सबसे लोकप्रिय सदन आपको पता, लोकसभा क्या है? लोकप्रिय सदन है। तो लोकसभा के बारे में हम चर्चा करते हैं। लोकसभा इंपॉर्टेंट पार्ट है संसद का। लोकसभा अनुच्छेद 80 के तहत है। सॉरी का लोकसभा का गठन है, ध्यान में रखना, लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 के अंदर है। कौन से में है? 81 के अंदर है, ध्यान में रखना। और भाग कौन सा है? भाग 5। यानी संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा भाग कौन से भाग में है? भाग 5 के अंदर। समझ गए ना इतनी बात को? तो आपको पूछा जाए कि लोकसभा है वो कौन से भाग में है, तो 5वें के अंदर है। लोकसभा कौन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कौन से के अंदर है? 81 के अंदर है। सबसे पहले लोकसभा के अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य नाम, अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो देखिए जनता का सदन। कौन सा सदन? जनता का सदन। दूसरी बात लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय
सदन। के बाद में निम्न सदन। फिर कौन सा सदन है? अस्थायी सदन। अस्थायी सदन यानी इसके अनेकों नाम हैं, जिसमें इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है, लोगों का सदन भी कहा जाता है, सामान्य जन प्रतिनिधियों का सदन भी कहा जाता है। सामान्य जन प्रतिनिधियों का सदन। समझ में इतनी बात आई? कौन कौन से सदन कहा जाता है? जनता लोगों का सदन भी बोल दिया इसको, और इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है। प्रथम सदन। इतनी बात समझ में आई? कौन सा सदन कहा जाता है? प्रथम सदन कहा जाता है। आगे देखिए क्या है, कार्यकाल देख लेते हैं इसका। तो कार्यकाल क्या है? कार्यकाल। तो इसका कार्यकाल कितना है? इसका कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष। कितना है? सामान्यतः 5 वर्ष। और ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 83 के। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 83 के अंदर। यानी अनुच्छेद 83 के अंदर लोकसभा का कार्यकाल है वो कितना होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। कितना होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। आगे देखिए 42वें संविधान संशोधन। नोट 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर है, वो इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था, किया गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। 1978 में फिर से कितना? 5 वर्ष कर दिया गया। समझ में इतनी बात को? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखिए यही चल रहा है क्या कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था? 1976 के द्वारा इसका कार्यकाल था वो 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन आया, और 44वें संविधान संशोधन के जो संशोधन किया गया था 1978 में, उसमें पुनः इसका कार्यकाल कितना किया गया? 5 वर्ष किया गया था। तो ये बात ध्यान में रखना कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कब किया गया? तो 5 वर्ष किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 6 वर्ष किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए अनुच्छेद 85। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 85। ये क्या बोलता है? अनुच्छेद 85 के अंदर क्या उल्लेखित है? तो 85 के तहत है कि राष्ट्रपति है वो लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी
भंग कर सकता है। अब भंग कैसे कर सकता है, देखिए इस बात को समझना जरूरी है। किस प्रकार से, देखिए भाई 5 वर्ष से पहले मान लीजिए सरकार के विरुद्ध कोई अविश्वास वगैरह आता है तो राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। भाई आप ये मानो कि कोई भी सरकार होती है वो कब तक सत्ता में रह सकती है, जब तक उसके पास बहुमत मेजोरिटी है। अगर उसने किसी प्रकार से सदन में अपना विश्वास खो दिया है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस सरकार से इस्तीफा मांग सकता है और सरकार को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। यानी लोकसभा का भंग होना मतलब सरकार का ही गिर जाना है। तो ये बात विशेष रूप से आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल लोकसभा का अध्यक्ष बनने तक, यानी कार्यकाल लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, क्या लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो जो नई लोकसभा बनती है ना, नई लोकसभा, उस नई लोकसभा का जो अध्यक्ष बनेगा, जैसे भाई पहले लोकसभा थी 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, फिर से चुनाव हुए और उसके बाद में जो नई लोकसभा बनती है उस नई लोकसभा के गठन से ठीक 1 दिन पहले तक होता है, 1 दिन पहले। यदि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल पूछा जाए तो कितना होता है, नई लोकसभा बनती है ना, उस नई लोकसभा के बनने के ठीक 1 दिन पहले तक उसका कार्यकाल होता, फिर वो लोकसभा का नया स्पीकर बनाया जाए। ठीक है ना, इतनी बातें ध्यान में रखना। अब देखिए लोकसभा सदस्यों की योग्यता क्या है, लोकसभा सदस्यों की योग्यता ध्यान में रखते चलना और इनको पढ़ते भी चलना, बातों को जो बताया जा रहा है उसको। अब देखिए सदस्यों की योग्यता, अनुच्छेद कौन से में है, अनुच्छेद 84, कौन से अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 84 के अंदर है। अब देखिए क्या योग्यता होनी चाहिए, पहली बात तो आपको बताई थी, वह व्यक्ति या वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि ये तो सभी में कंपल्सरी है, वह व्यक्ति भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। समझ गए ना, उसकी आयु है वो आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। समझ गए ना, कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25। मैक्सिमम एज का कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। समझ गए इतनी बात। लाभ के पद पे न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। अगली जो योग्यता है वो है दिवालिया या पागले न। समझ गए इतनी बात कि लोकसभा का लोकसभा का सदस्य होता है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो और साथ में दिवालिया या
पागल या मंद बुद्धि का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। डायरेक्ट इसमें जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसको वोट डालती है। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखिए अनुच्छेद 82 में देखेंगे निर्वाचन। ये अनुच्छेद 82 क्या बोलता है, देखिए निर्वाचन में क्या है, देखिए निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 82 कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 82। योग्यता 84 में है, अनुच्छेद 82 में क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया है। तो चुनाव देखिए का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है, इनका निर्वाचन किया जाता है। अब देखिए इनके जो निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख है वो आर्टिकल 82 के अंदर है कि अनुच्छेद 82 में इस बात का प्रावधान है कि निर्वाचन क्षेत्रों के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, इसके कितनी जनसंख्या होगी, क्या उसके मापदंड होंगे, इन तमाम बातों को अनुच्छेद 82 के तहत बताया गया है। तो इसके चुनाव किस प्रकार से होते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।